हाय स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आइए वोकैबलरी के अपने आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। वोकैब इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। ग्रामर के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स की वोकैब भी बहुत स्ट्रांग हो, बिकॉज until you master vocab you can't say that I've mastered English. Without mastering vocab one can never master English. It's a fact. इसीलिए हमने इसे अपनी टैगलाइन भी बनाया है, मास्टर वोकैब एंड मास्टर इंग्लिश। मैं क्लास को पढ़ाते समय अपना बेस्ट दूंगा, मैं अपनी तरफ से पूरी जान लगा दूंगा ताकि जो भी कंटेंट अभी हम पढ़ेंगे वो आपको मैं 100% एक्सप्लेन कर सकूं, अच्छे से आपको समझ में आए। और मैं आपसे ये उम्मीद भी करूंगा कि आपको सेशन अच्छा लगेगा, तो आप इसे लाइक भी करेंगे, अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में वीडियो को शेयर भी करेंगे। और जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम ऐसे किसी क्लास को देख रहे होंगे वो इस क्लास को अटेंड करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। आज का वोकैब का सेशन बेस्ड है ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे। आज हम जिन ईडियम्स को पढ़ेंगे उसमें से फर्स्ट ईडियम है एज द क्रो फ्लाइज, सेकेंड ईडियम है अस्यूम एयर्स, थर्ड ईडियम इज गोइंग टू बी आर्गस आइड, उसके बाद हम पढ़ेंगे एट वंस विट्स एंड, और आज के सेशन का जो लास्ट ईडियम होगा वो होगा एट वंस बेक एंड कॉल। अब हम वन बाय वन इन सभी ईडियम्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। As the crow flies. As the crow flies, it means to travel to some place in a straight line. मतलब जब आप किसी प्लेस पर जाएं और टेढ़ी मेढ़ी रास्ता को ना चूज करके, टेढ़े मेढ़े रूट को या घुमावदार रूट को ना चूज करके सीधे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करें, बस इसी को कहते हैं एज द क्रो फ्लाई। जैसे कि आप प्लेस ए पर हैं और ये है प्लेस बी, आपको यहाँ जाना है, तो एक तरीका ये हो सकता है कि पहले आप इधर आए और फिर इधर जाएं। एक तरीका ये हो सकता है कि आप ऐसे आए फिर ऐसे जाएं, लेकिन एक और तरीका भी तो है कि आप ऐसे जाएं। आप थोड़ा सा मैथ्स को अप्लाई करिए, इसे आप एक रेक्टेंगल कंसीडर करिए। मान लेते हैं कि इसकी मतलब इसे आप लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई। जब आप इस रूट पे जाएंगे तो पहले आप ये डिस्टेंस कवर करेंगे, फिर ये डिस्टेंस कवर करेंगे, इधर से भी आप ये और ये डिस्टेंस कवर करेंगे। ये दूरी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप ये डायगनली जाएंगे, स्ट्रेट लाइन यहीं पे तो बनेगी, तो आप कम डिस्टेंस को ट्रैवल करेंगे। सी, क्रो यानी कौवा बहुत ही स्मार्ट स्मार्ट बर्ड में आता है। स्मार्ट मतलब उसके उसके स्ट्रक्चर पे मत जाइए, वो दिखता कैसा, नहीं, वो अक्लमंद कितना है। क्रो इज अ वेरी शार्प माइंडेड बर्ड। यस, आई मस्ट से, आपने वो स्टोरी भी पढ़ी होगी कि एक पॉट होता है जिसमें बहुत थोड़ा सा पानी होता है और कौवे को उसी पानी से अपनी प्यास बुझानी होती, लेकिन उसमें उसकी बीक यानी उसकी चोंच नहीं जाती, तो वो इतनी बुद्धि लगाता है कि वो उड़ उड़ के जाएगा और कुछ जो है पार्टिकल्स, जो पत्थर के टुकड़े उठा लाएगा और पानी में डालेगा। धीमे धीमे पानी जो है ऊपर आएगा और वो पानी पी लेगा। मतलब वो इतना स्मार्ट है, कौवा बहुत समझदार होता है। तो जब आप किसी प्लेस पे एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करें जिससे आपका टाइम बचे, आपकी एनर्जी बचे, आपका पैसा बचे, बस इसी को कहते हैं एज द क्रो फ्लाइज। इस इमेज को देखिए ना, ये देखिए सीधी रास्ते में जा रहा है, ये देखिए एग्जाम्पल देखिए, द स्कूल इज ओनली 2 miles अवे एज द क्रो फ्लाइज। अगर आप सीधे रास्ते से जाएंगे तो सिर्फ 2 ही मील की दूरी है, बट इट टेक्स 30 minutes टू ड्राइव देयर थ्रू द बिजी स्ट्रीट्स। लेकिन अगर आप बिजी स्ट्रीट से जाएंगे, टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाएंगे, तो फिर आपको 30 मिनट्स लग जाएगा। जबकि अगर सीधे रास्ते से देखा जाए तो जो है स्कूल सिर्फ 2 ही मील की दूरी पर है। इसमें ऐसा भी दिखाया जाता है कि जैसे प्लेस ए से प्लेस बी पे जाने के लिए अगर आप बाई एयर जा रहे हैं तो वो स्ट्रेट लाइन हो सकती, भाई कौवा आसमान में उड़ेगा। लेकिन अगर आप बाई लैंड जा रहे हैं, बाई रोड जा रहे हैं, तो ऐसी रोड होगी तभी तो जा पाएंगे, वरना आपको टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे करके भी जाना पड़ सकता है। फाइन। सो एज द क्रो फ्लाइज सिंपली मीन्स in a straight line, travel to some place in a straight line. Moving on, assume heirs. Assume heirs, it means
टू कंसीडर योर सेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अपने आप को बहुत जरूरी, बहुत अहम समझें, अपने आप को एक बड़ा रोल दें, अपने आप से ही अपनी खूब तारीफ करें, थोड़ी एरोगेंस में भी आप रहें, अपने आप को सुपीरियर जब आप कंसीडर कर रहे हैं, इवन व्हेन यू कंसीडर योर सेल्फ सुपीरियर मोस्ट ऑफ ऑल, उसी को कहते हैं अस्यूम एयर्स। अस्यूम एयर्स पढ़िए ना, टू एक्ट सुपीरियर, एरोगेंट और प्रिटेंड टू बी मोर इंपॉर्टेंट दैन यू रियली आर। ये दिखाना कि आप बहुत योग्य हैं, आप बहुत बड़े कद के हैं, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर क्वाइट मेच्योर, आप जो है सुपीरियर हैं, बहुत ही स्मार्ट विटेड हैं। बस इसी को कहते हैं अस्यूम एयर्स, अपने आप को बड़ा दिखाना, अपने आप को सुपीरियर कंसीडर करना और थोड़ी एरोगेंस में भी होना। फाइन एग्जाम्पल, ever since his big promotion, Roy has started to assume airs and pretend he's too busy for his old टीममेट्स। जब से उसका प्रमोशन हो गया है, एवर सिंस मीन्स जब से उसका प्रमोशन हो गया है, रॉय ने अस्यूम एयर्स करना शुरू कर दिया और ये दिखाने लगा है कि वो अपने जो पुराने टीममेट्स थे उनसे उसके पास मिलने के लिए टाइम नहीं है, वो बहुत बिजी हो गया। मतलब उसके अंदर घमंड आ गया है, अकड़ आ गई है, गुरूर आ गया है। बस इसी को कहते हैं अस्यूम एयर्स, जब आप अपने आप को बड़ा मानने लगें, सुपीरियर कंसीडर करने लगे। आपने वो फिल्मी गाना सुना होगा ना, जाने दे थोड़ी हवा आने दे। तो अस्यूम एयर्स में यही है, जब आपको किसी प्लेस से पहुंचे और आप कहें यार मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकलना है, थोड़ी हवा आने दो, थोड़ा दूर हटो यार, हवा आने दो। बस ये जो एटीट्यूड है ना कि थोड़ा दूर हटो यार, हवा आने दो, ये क्या है? ये एरोगेंस है, ये एक तरीके से घमंड को शो करता है। फाइन, टू 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 शो सुपीरियोरिटी, टू बी एरोगेंट। आर्गसाइड, आर्गसाइड मीन्स एक्सट्रीमली वॉचफुल और विजिलेंट। अगर कोई चौबीसों घंटे सतर्क है, बहुत ही अलर्ट है, उसकी आंखों से कुछ भी नहीं बच सकता है, बस ऐसे गार्ड को, ऐसे पर्सन को आर्गस आइड बोलते हैं। पीपल हु आर एक्सट्रीमली वॉचफुल, अलर्ट एंड विजिलेंट। आप इस इमेज को देखिए ना, इस इमेज में मैग्नीफाइंग ग्लास से वो भी दिखता है जो ऐसे ना दिख रहा हो। मतलब somebody who remains alert all time, जिसके जिसके दो नहीं बल्कि 100 आंखें हों। हमने आपने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि अगर कोई बहुत अलर्ट है या कोई किसी के पास आप पहुंच रहे हो, धीमे धीमे चुपके से जा रहे हो, लेकिन वो जान जाए कि आप हैं, तो आप बोलते हो ना कि क्या तुम्हारे दो आंखें पीछे भी हैं? मतलब आपको पीछे भी दिखता है क्या? मतलब आप इतने अलर्ट हैं। एक्चुअली में एक कैरेक्टर ही है आर्गस। ग्रीक माइथोलॉजी के मुताबिक आर्गस की पूरी बॉडी में सिर्फ आईज ही आईज हैं, अ पर्सन विद थाउजेंड्स ऑफ आईज। तो सोचिए, जब हमारे आपके दो आंखें होती हैं तो हमको कितना कुछ दिखता है। सो इफ अ पर्सन हैज थाउजेंड्स ऑफ आईज, तो उसे उससे तो कुछ छूट ही नहीं सकता, ही कांट मिस एनीथिंग। So somebody who is argus-eyed is extremely watchful and alert. कोई जो बहुत सतर्क है, चौकन्ना है, उसको कहा जाता है argus-eyed. For example, our classroom invigilator is completely argus-eyed. He instantly catches any student who tries to peek at notes. मतलब जो भी नोट्स में झांकने की कोशिश करता है, इन्विजिलेटर साहब तुरंत उसको पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनकी आंखें हमेशा चारों तरफ चलती रहती हैं, आंखें वो खुली ही रखते हैं, वो बहुत अलर्ट हैं। ही इज सिंपली आर्गस आइड। फाइन, एक्सट्रीमली वॉचफुल एंड अलर्ट, ऐसे पर्सन को आप आर्गस आइड बोलते हैं। मूविंग ऑन, एट वंस विट्स एंड। एंड हम किनारे को कहते हैं, एंड पॉइंट होता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, तो किनारे को कहते हैं। एक्चुअली विट आपकी समझ को कहा जाता है, मतलब आपकी जो बुद्धि है ना, बुद्धि को ही विट कहते हैं। विटी होने का मतलब ही है कि आप अक्लमंद हैं। तो विट मीन्स स्मार्टनेस, विट मीन्स विजडम,
लेकिन आप तो अपनी विट्स के एंड पे हैं, मतलब आप तो अपनी बुद्धि के किनारे पर हैं, यानी कि आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। आप किसी सिचुएशन में बहुत बुरा फंस गए हैं। आपने ये देखिए अकल लगानी शुरू की, ये देखिए अकल लगा ही रहे हैं, ये देखिए बीच में आप उलझ गए, इतनी अकल लगाई खूब उलझ गए, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला, उल्टा आप अकल के दूसरे कोने पे आ गए, मतलब यू सेड आई कांट, I quit. So to be at one's wits ends means to be totally confused, to be totally out of options. जब आपके पास कोई विकल्प ही ना हो, आपको कुछ समझ में ही ना आ रहा हो कि मुझे ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए। सो वेरी कंफ्यूज्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड, यू डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। आप जब बहुत कंफ्यूज्ड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं और आप नहीं जान रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए, आप इसे डीपली वरीड चाहे ना ही कहें, लेकिन कंफ्यूज्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड जरूर बोल सकते हैं। व्हेन यू आर अनेबल टू टेक अ कॉल, व्हेन यू आर अनेबल टू मेक अ डिसीजन, ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए हो कि आप कोई फैसला ही ना ले पा रहे हो। फाइन, फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर ट्राइंग टू फिक्स द लीकिंग kitchen pipe for 5 hours with no success, Sarah was completely at her wits end। मतलब 5 घंटे तक सारा ने कोशिश की कि किचन पाइप में जो लीकेज है वो उसे फिक्स कर दे, ठीक कर दे, लेकिन वो नहीं कर पाई, मतलब वो हार गई, उसकी बुद्धि काम करनी बंद कर दी। बस इसी को कहते हैं जब आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, आपकी बुद्धि लगनी बंद हो जाए, बस ऐसी सिचुएशन को कहते हैं टू बी एट योर विट्स एंड। फाइन, यस, एक और ईडियम है एट वंस बेक एंड कॉल। हैव अ लुक, इस इमेज को देखिए, कोई इशारे करके किसी को बुला रहा है, उसको कोई ऑर्डर प्लेस करना है या उससे कुछ पूछना है, उसको कोई ऑर्डर देना है। फाइन, जैसे किसी रेस्टोरेंट में कोई बैठा है खाना खाने के लिए, तो इस तरीके से इशारा करके जो है वो वेटर को बुला करके ऑर्डर प्लेस कर सकता है। या अगर कोई कोई अथॉरिटी है, कोई ऑफिसर है और अपने जूनियर ऑफिसर को ऐसे इशारा करके बुला रहा है, तो वो उसे कमांड कर रहा है। फाइन, सो टू बी एट वंस बेक एंड कॉल का ये मतलब होता है, इसका ये मतलब नहीं कि कोई इशारा करके आपको बुला रहा है, बल्कि कोई आपको ऑर्डर दे रहा है या इशारा करके जब आपको बुला रहा है तो आप वहां पहुंच रहे हैं। इसको कहते हैं सेवा में हाजिर, सदैव सेवा में हाजिर। इट मीन्स टू बी एट वंस बेक एंड कॉल, टू बी एट वंस डिस्पोजल, किसी के बुलाने पर, आवाज देने पर जब आप तुरंत हाजिर हो जाएं, तुरंत वहां पर पहुंच जाएं, बस इसी को कहते हैं टू बी एट समवंस बेक एंड कॉल। सी, कॉल का मतलब है आवाज दे के किसी को बुलाना, और बेक इसी प्रकार के इंडिकेशन को कहते हैं, इशारा करके। अगर कोई हमारा सीनियर है, मैनेजर है, अथॉरिटी है, तो अगर वो आवाज देगा तब भी हम फट से अपनी चेयर से उठ करके उसके केबिन में जाएंगे, उससे मतलब पूछेंगे कि उसने क्यों बुलाया। और अगर मैनेजर का इशारा भी मिले हाथों से या आँख से, तब भी हम जो है उसकी सेवा में वहाँ प्रेजेंट हो जाएंगे। बस इसी को कहते हैं एट वंस बेक एंड कॉल। असिस्टेंट होना, सबॉर्डिनेट होना, सर्वेंट होना और दूसरे की सेवा में सदैव तत्पर या हाजिर होना। ऑलवेज रेडी टू ओबे समवंस ऑर्डर्स और कमांड्स इमीडिएटली, मतलब जब आप हमेशा तैयार हैं किसी के ऑर्डर्स या उसके कमांड्स को तुरंत ओबे करने के लिए। ऑलवेज रेडी टू obey someone's orders, या always ready to obey someone, perform others' bit. For example, the demanding manager unfairly expected his staff members to be at his beck and call even during the weekends। मतलब वो मैनेजर, डिमांडिंग मैनेजर, ये चाहता था कि उसका जो स्टाफ है वो हमेशा हमेशा उसकी सेवा में हाजिर रहे, यहाँ तक कि वीकेंड्स में भी वो उनको जैसे ही काम करने के लिए बोले, प्रेजेंट होने के लिए बोले, वो तुरंत हाजिर हों। फाइन, इसी को कहते हैं एट वंस बेक एंड कॉल। ऑलवेज रेडी टू फॉलो समवंस इंस्ट्रक्शंस, टू ओबे समवंस ऑर्डर्स और कमांड्स। फाइन,
दैट्स इट फॉर टुडे। लेकिन हम सेशन को एंड करने से पहले जो अभी हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़े हैं उनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आई वुड सजेस्ट यू कि जैसे ही आप इस स्लाइड पे पहुंचे, रोक दे सेशन को, 1 मिनट के लिए ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं अपने आप से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, फिर सेशन को रिज्यूम करें। अब मैं तो पढ़ाने ही जा रहा हूं, लेकिन आप इसी स्लाइड पे आते तुरंत सेशन को रोकेंगे, क्लास को रोकेंगे और पहले खुद से ट्राई करेंगे, फिर जो मैं बता रहा हूं उसको आप सुनेंगे। राइट? द पोस्ट ऑफिस इज 5 miles अवे एज द क्रो फ्लाइज, यानी कि स्ट्रेट लाइन में इट टेक्स एग्जैक्टली 5 miles ऑफ वाइंडिंग रोड्स मतलब ऐसे टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार। द डिस्टेंस मेजर्ड इन अ स्ट्रेट डायरेक्ट लाइन, यस, सीधी लाइन में अगर देखा जाए तो फिर क्या है, एज द क्रो फ्लाइज। इफ समवन इज आर्गस आइड, अगर कोई पर्सन आर्गस आइड है, दे कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ऐसे लोगों को आप कैसे बोलोगे, केयरलेस एंड इजी गोइंग, जो लापरवाह हो और चीजों को हल्के में लेते हो, नहीं। वेरी टायर्ड एंड स्लीपी, थका हुआ, जिसे नींद आ रही हो, या फिर हाईली विजिलेंट एंड ऑब्जर्वेंट, जो बहुत ही अलर्ट है, चौकन्ना है, सतर्क है। ऑफकोर्स जो बहुत ही अलर्ट है, चौकन्ना है, सतर्क है। नंबर 3, अस्यूमेयर्स का मैंने क्या मीनिंग बताया था, प्रिटेंड टू बी सुपीरियर, एरोगेंट होना, यस, एरोगेंटली एंड स्नॉबिशली, जब आप में घमंड है, गुरूर है, आप अपने आप को सुपीरियर प्रिटेंड करा रहे हैं, बस इसी को कहते हैं अस्यूम एयर्स। फाइन। आई होप आपको आज की क्लास में मैंने जो कुछ भी पढ़ाया वो सब कुछ जरूर समझ में आ गया होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।